हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सेकंड लॉ ऑफ फेराडे का डिस्कस किया था और उसके बाद हमने केस 2 भी लिया था। और केस 2 में मैंने आपको बताया था कि कौन सा आयन पहले डिपॉजिट होगा। सिंपल सा लॉजिक दिया कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है वो पहले डिपॉजिट होगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है वो बाद में डिपॉजिट होगा, राइट। और कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे मैंने आपको, उसमें 2 पार्ट तो हम कर चुके थे। थर्ड पार्ट पर मैं आता हूं। आई थिंक थर्ड पार्ट जो मैंने दिया था आपको, पहला पार्ट था NaCH एक्वस, इसकी रिएक्शन लिखी थी। सेकेंड पार्ट CuSO4, थर्ड CuCl2 और फोर्थ Na2SO4। ठीक है। एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पर क्या होगी, ये हमें देखना है। एनोड पर रिएक्शन, कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी, और सेल की नेचर क्या हो जाएगी। ठीक है, वापस एक बार चलिए इसको लिख देता हूं। एनोड पर Cl आयन और OH आयन जाएंगे। Cl आयन और OH आयन में से पहले Cl आयन डिपॉजिट होंगे, तो Cl आयन Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एनोड पर Na प्लस और H प्लस में से H प्लस आयन जाएंगे। H प्लस का रिडक्शन होगा H2 प्लस ट्वाइस OH माइनस। सॉल्यूशन की नेचर बेसिक। कॉपर सल्फेट के केस में एनोड पर सल्फेट और OH आयन जाएंगे, तो OH आयन पहले डिपॉजिट होंगे। O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू कॉपर। सॉल्यूशन की नेचर एसिडिक हो जाएगी। क्यों एसिडिक हो जाएगी? क्योंकि यहां पर H प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहा है। थर्ड केस CuCl2 में Cl आयन पहले डिपॉजिट होंगे, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कॉपर प्लस 2 आयन्स डिपॉजिट होंगे। तो यहाँ पर वाटर का ना तो रिडक्शन हो रहा है ना ऑक्सीडेशन, तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, न्यूट्रल। सॉल्यूशन जो है न्यूट्रल रहेगा। और फोर्थ पार्ट Na2SO4 में अब हम यहां पर देखें तो सल्फेट आयन और OH आयन में से पहले कौन डिपॉजिट होंगे, OH आयन। O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। Na प्लस और H प्लस में से H प्लस आयन। अच्छा ये बताओ अभी ये सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा? ये सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक, बिकॉज यहाँ 2 OH आयन और यहाँ 4 H प्लस आयन है। नहीं, ये भी न्यूट्रल होगा। जितने इक्विवेलेंट्स H प्लस आयन के बनेंगे उतने ही इक्विवेलेंट्स OH आयन के भी बनेंगे। इक्विवेलेंट्स दोनों के बराबर होंगे, उतने इक्विवेलेंट्स O2 के भी होंगे, उतने इक्विवेलेंट्स H2 के भी होंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन न्यूट्रल ही रहेगा। ऐसा सोच सकते हो, वाटर से H प्लस आया और OH आयन आया, H प्लस भी डिपॉजिट हो गए, OH आयन भी डिपॉजिट हो गए, तो सॉल्यूशन में ना तो H प्लस आयन बचा ना OH आयन बचा, तो सॉल्यूशन स्टिल न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते थे। Point 1 Faraday, charge is passed through a 10-liter solution containing 1 m copper sulfate solution, 1 m 0.1 m copper sulfate solution. Find first part total mass of substance
produced at anode and cathode. Total mass of substance produced at anode and cathode. Second part, pH of solution. pH of solution. कॉपर का एटॉमिक मास कितना ले सकते हैं? 64. कॉपर का एटॉमिक मास 64. .1 फेराडे चार्ज है, 10 लीटर सॉल्यूशन है, इसके थ्रू हम करंट पास कर रहे हैं, चार्ज पास कर रहे हैं। बताना है टोटल एनोड और कैथोड पर कितना मास डिपॉजिट होगा। पहले तो ये देखना होगा कि किसका डिपोजिशन होगा। खैर बहुत आसान है राइट नाउ, क्योंकि रिएक्शंस आपके सामने लिखी हुई है। इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है सॉल्यूशन के वेट में कितना लॉस होगा, वेट लॉस ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे भी पूछा जा सकता है सॉल्यूशन का वेट कितना कम होगा। तो पहले तो ये बताइए अब सॉल्यूशन का कौन से सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है। तो यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर कॉपर, यही वेट लॉस है और यही टोटल मास डिपॉजिट होगा। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ चार्ज कितने? 0.1। इतने ही इक्विवेलेंट क्या डिपॉजिट होगा? ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, और इतने ही इक्विवेलेंट्स कॉपर। इक्विवेलेंट्स पता चल गए दोनों के, यानी 0.1 0.1। अब हमें मास निकालना है, तो एन फैक्टर ऑक्सीजन का 4, कॉपर का 2, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 0.1/4, तो मास ऑफ ऑक्सीजन 0.1/4 into 32, which is 0.8 ग्राम। और यहां पर डायरेक्ट में मास लिख रहा हूं, मास ऑफ कॉपर 0.1 इक्विवेलेंट्स, मोल्स के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, मास के लिए 64 से, ये हो जाएगा 3.2। तो टोटल वेट लॉस कितना आ गया? 3.2 + 0.8, 4 ग्राम। टोटल वेट लॉस विल बी 4 ग्राम। पीएच कैसे निकालें? तो सीधी सी बात है, जितने इक्विवेलेंट्स चार्ज है उतने ही इक्विवेलेंट्स H+ या OH आयन के प्रोड्यूस होंगे। पहले तो ये देखना है H+ आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, OH आयन तो दिख रहा है H+ आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक। तो कितने इक्विवेलेंट्स H+ आयन प्रोड्यूस होंगे? 0.1। H+ आयन का इनफैक्टर 1, तो H+ आयन के मोल्स भी कितने हो गए? 0.1। लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर, तो H+ आयन कंसंट्रेशन 0.01, pH = ठीक है। क्वेश्चन तो इसी तरह के होंगे, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस। आ जाते हैं इसी के थर्ड पार्ट पर, बट उससे पहले तो छोटे एक पॉइंट में यहां पर और आपको बताना चाहता हूं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो ऑर्डर है ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बहुत जगह पर ये चेंज हो सकता है। इसी का एक छोटा सा एग्जांपल आपको और दे रहा हूं
बहुत बार क्या होता है हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर डिसाइड कर लेते हैं, बट बहुत जगह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर आंसर्स जो है वो एक्सपेरिमेंटल आंसर से मैच नहीं करते। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, जो Cl आयन होते हैं, Cl आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये E नोट का डेटा अगर आप देखोगे तो -1.36 वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। और यही अगर हम H2O का डेटा देखें, H2O का O2 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इसका E नोट का डेटा -1.23 और ये E नोट है, और यही E नोट अगर इसका pH 7 पे देखें तो -0.81 हो, हम निकाला भी था। तो वाटर का ऑक्सीडेशन और क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इनको कंपेयर करें तो डेफिनेटली वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है एट pH 7 या इवन E नोट, वो तो Cl आयन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से बहुत ज्यादा है, वो तो Cl आयन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से बहुत ज्यादा है। तो अगर वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cl आयन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से बहुत ज्यादा है, तो फिर तो वाटर को पहले ऑक्सीडाइज होना चाहिए, ज्यादा ये कम नहीं है। ये -1.36 है, ये तो -1.23 और pH 7 पे तो -0.81 है, तो H2O को Cl आयन से पहले ऑक्सीडाइज होना चाहिए, लेकिन जो ऑर्डर मैंने आपको लिखा है उसमें Cl आयन OH आयन से पहले ऑक्सीडाइज हो रही है। ऐसे लिखा है, ऐसा क्यों? जो ऑर्डर मैंने आपको लिखवाया है वो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, वो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई एरर नहीं। बट अगर हम उसको अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से देख रहे हैं यहां से, तो वो रिजल्ट्स मैच नहीं कर रहे हैं। अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है वो मैं बता रहा हूं। ये ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, इसमें कोई क्यों वाली बात नहीं है, बिकॉज हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग तो H2O को पहले डिपॉजिट होना चाहिए, हमारा लॉजिक ये कहता है, लेकिन Cl आयन पहले हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? एज सच हमारे पास कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, रिजल्ट्स है, उनको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, बट ये रिजल्ट्स देखने के बाद हम इसको लॉजिक दे रहे हैं कि ऐसा कुछ कारण हो सकता है। तो यहां पर पहले तो मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर मुझे Cl आयन को डिपॉजिट करना है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में है, तो हमें जो सेल यूज करना होगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 1.36 वोल्ट या उससे ज्यादा होना चाहिए, प्लस 1.36 वोल्ट या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी Cl आयन डिपॉजिट होंगे। सिमिलरली अगर मुझे H2O को डिपॉजिट करना है, तो यहां से अगर हम देखें pH अगर 7 है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, यानी ये 0.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करने पर H2O का ऑक्सीडेशन हो जाना चाहिए। लेकिन जब हम इसे एक्सपेरिमेंटली करते हैं, H2O के ऑक्सीडेशन को एक्सपेरिमेंटली किया जाता है, तो हम देखते हैं कि ये जो H2O का ऑक्सीडेशन है ये 0.81 वोल्ट पर स्टार्ट नहीं होता है, 0.81 वोल्ट पर ये स्टार्ट नहीं होता है। इसका ऑक्सीडेशन जो है ये 1.40 वोल्ट पर स्टार्ट होता है, जबकि होना किस पे चाहिए था? 0.81 वोल्ट पर। हो किस पे रहा है? 1.40 वोल्ट पर, यानी रफली हमें 0.6 वोल्ट का एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ रहा है, 0.6 वोल्ट का एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ रहा है। ये जो 0.6 वोल्ट का एक्सपेरिमेंटल, ये जो 0.6 वोल्ट का एक्स्ट्रा पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज नोन एज ओवर पोटेंशियल, दिस इज नोन एज ओवर पोटेंशियल। यानी ऑक्सीजन का जो डिपोजिशन है वो तब स्टार्ट होगा जब आप 1.40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, 0.81 पर नहीं होगा। जबकि क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन कब स्टार्ट हो जाएगा? 1.36, यानी कौन पहले हो रहा है? क्लोराइड आयन। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्यों है, तो इसका कोई ऐसा कंक्रीट एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है। आपको पहले तो ये टर्म ओवर पोटेंशियल क्या होती है वो मैं बता देता हूं। तो यहां पर एक दो लाइंस लिख सकते हैं।
extra potential required to deposit substance at anode or cathode, substance at anode and cathode, then expected potential is called ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज भी बोला जाता है, ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज। हाँ, अब जैसे यहां पर नियरली ओवर वोल्टेज कितना हो गया 0.6 वोल्ट, नियरली ओवर वोल्टेज यहां पर अगर हम देखें तो ये 0.6 वोल्ट का ओवर वोल्टेज। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कहां ओवर वोल्टेज कंसीडर करना है, तो आप और हम नहीं बता सकते। ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल था, वो मैंने आपको बता दिया, बस आपको इसी एग्जांपल को याद रखना है। इसके अलावा आपको और किसी एग्जांपल से मतलब नहीं कि कहां हमें कंसीडर करना है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये कंसीडर करना था, वो एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं। तो ये ओवर वोल्टेज क्या होता है ये पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में भी यही एग्जांपल दे रखा है, एज इट इज यही एग्जांपल दे रखा है, इसीलिए हमें इसका आइडिया होना चाहिए कि ओवर वोल्टेज क्या होता है और कहां पर हमें इसको कंसीडर करना है। राइट, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। इस चैप्टर के 2 केसेस हम डिस्कस कर चुके, अब आएंगे थर्ड केस पर। केस 3, लिखिए सॉल्यूशन कंटेनिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। एक्टिव इलेक्ट्रोड से क्या मतलब, पहले वो देखते हैं। एग्जाम्पल में ले रहा हूं, लेट से आपके पास एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसमें आपने कॉपर के इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दिया। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और हमने इसमें कॉपर के इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दिया। अभी तक हम प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे थे जो कि इनर्ट नेचर के होते हैं, लेकिन यहां पर हमने कॉपर के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। सॉल्यूशन कॉपर का है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में कॉपर +2 आयंस भी होंगे, सल्फेट आयन भी होंगे, H+ आयन भी होंगे और OH आयन भी होंगे। अब हमें यहां पर देखना है कि कौन सी रिएक्शन होगी। तो पहले मैं बात करता हूं एट कैथोड। कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन, क्या जाएंगे एनाइंस, तो OH आयन और सल्फेट आयन। OH आयन का ऑक्सीडेशन, मैं OH आयन ही लिख रहा हूं, होगा क्या वाटर का ऑक्सीडेशन और सल्फेट आयन। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और कोई पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं। कैथोड पर रिडक्शन होता है, सॉरी उल्टा, सॉरी गलत लिखा मैंने, ये एनोड ये कैथोड। कैथोड पर कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन कॉपर या H+। लेकिन एनोड पर क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो सकता है, OH आयन पर, OH आयन का ऑक्सीडेशन हो सकता है, सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन हो सकता है। लेकिन यहां पर एक और रिएक्शन भी हो सकती है एनोड पर। सिंस ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहां पर जो ये एनोड है इसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, एनोड का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। यानी अभी तक यहां पर हम क्या कर रहे थे, OH आयन और सल्फेट आयन में कंपेयर कर रहे थे। अब यहां पर आपको OH आयन, सल्फेट आयन और कॉपर आयन, इन तीनों को कंपेयर करना होगा और इन तीनों से डिसाइड करना होगा कि
कौन डिपॉजिट होगा, कौन प्रोड्यूस होगा, इन तीनों से कंपेयर करना होगा। डेफिनेटली अगेन जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि अब इन तीनों को कंपेयर करना। अभी तक तो क्या हो रहा था, हम OH आयन को सल्फेट आयन से कंपेयर कर रहे थे या एक सीक्वेंस हमने लिख दी थी, लेकिन यहां पर तो उसमें कॉपर भी आ गया। कभी कॉपर हो सकता है, कभी निकल हो सकता है, कभी कोबाल्ट हो सकता है और बहुत सारे आयंस हो सकते हैं। तो अब यहां पर कैसे किया जाए? और अभी तक बड़ा सिंपल सा था, हम कंपेयर किससे कर रहे थे, कैटायंस के केस में H+ से, एनायंस के केस में OH आयन से। अब आपको यहां पर सल्फेट आयन और कॉपर आयन में भी कंपेयर करना पड़ेगा, इनमें भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो कह सकते हो हम इतना डेटा याद नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन में आपको डेटा गिवन होगा, इन सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन होंगे, फिर बड़ा आसान हो गया, जिसका ज्यादा है वो पहले डिपॉजिट होगा। तो कह सकते हो बहुत आसानी से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बट डेटा क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आए हैं, जेई में भी आए हैं और पूछे भी जाते हैं, बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेटा गिवन होता है, हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। बट समटाइम्स ऐसा भी हुआ है, ज्यादा तो नहीं बट समटाइम्स ऐसा भी हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेटा गिवन नहीं था। अब यहां प्रॉब्लम आती कि अगर क्वेश्चन पूछा गया और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेटा नहीं गिवन है तो हम कैसे करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा कभी होता है कि आपको डेटा नहीं गिवन है तो फिर हमें क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये जो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स है जनरली हम यूज नहीं करते, जनरली हम इनर्ट इलेक्ट्रोड ही यूज करते हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड मेनली हम दो प्रोसेस में यूज करते हैं, या तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये दो प्रोसेस है जिसमें हम एक्टिव इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। तो हम यहां पर भी यही मानेंगे कि अगर कॉपर के इलेक्ट्रोड्स है और कॉपर का ही सॉल्यूशन है, कॉपर के इलेक्ट्रोड्स और कॉपर आयन का ही सॉल्यूशन है, तो हम मान लेंगे कि या तो प्रोसेस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का हो रहा है या प्रोसेस इलेक्ट्रो प्लेटिंग का हो रहा है। इन दोनों में से कोई एक प्रोसेस हम कंसीडर करेंगे। और क्या होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और इलेक्ट्रो प्लेटिंग में, आप सबको पता ही है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हो या इलेक्ट्रो प्लेटिंग, इनमें क्या होता है कि जो मेटल आयन है एनोड पर उसका ऑक्सीडेशन होता है और उसी मेटल आयन का कैथोड पे जाके डिपोजिशन हो जाता है। यानी कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का ही रिडक्शन होगा, जितने इक्विवेलेंट कॉपर डिसॉल्व होगा उतने ही इक्विवेलेंट कॉपर डिपॉजिट भी होगा। तो कह सकते हो सॉल्यूशन में से तो किसी की आयन की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। यस, H+, OH आयन, सल्फेट आयन, इवन कॉपर +2 आयन, क्योंकि जितने आ रहे हैं उतने ही डिपॉजिट हो जाएंगे, तो किसी भी आयन की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, बस एनोड पर कॉपर डिसॉल्व होगा, कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट होगा। कितना एनोड डिसॉल्व होगा, जितने इक्विवेलेंट चार्ज पास करोगे, कितना कैथोड डिपॉजिट होगा, जितने इक्विवेलेंट चार्ज पास होगा। तो ये लॉजिक आपको यूज करना है। जनरली कॉपर हो सकता है या निकल हो सकता है, निकल की प्लेटिंग की जाती है तो उसमें निकल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं और निकल का ही क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो लिखिए यहां पर, इफ electrode potentials are not given, if electrode potentials are not given, then assume that process is either electrorefining or electroplating. Process is either electrorefining or electroplating, in which same metal ion oxidizes and reduces at anode and cathode respectively. At anode and cathode respectively. Right? Same metal ion oxidizes and reduces at anode and cathode respectively. तो बी केयरफुल, जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है। शीट में भी 2-3 जगह ऐसे क्वेश्चंस है, तो केयरफुल रहना। होता है क्या, हम केवल सॉल्यूशन को नोटिस करते हैं,
हम केवल सॉल्यूशन को नोटिस करते हैं, हम इलेक्ट्रोड्स को नहीं देखते हैं। अगर यही क्वेश्चन आता है कॉपर सल्फेट का, अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो रिएक्शंस अलग होगी यहाँ पर, अगर प्लेटिनम के इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है तो रिएक्शन अलग होगी, और कॉपर के इलेक्ट्रोड्स है तो यहाँ पर रिएक्शन अलग होगी। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्यों? क्योंकि किसी आयन की कॉन्सेंट्रेशन में कोई ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, बट बी केयरफुल, क्वेश्चन हो सकते हैं इस तरह के, तो ध्यान रखना। तो ये था थर्ड केस, एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज अगर हम कर रहे हैं तो क्या करना है वो मैंने आपको बताया। चाहे एक छोटा सा पॉइंट और है, शायद आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, मैंने सबके प्रोडक्ट लिखे, सल्फेट आयन का कोई प्रोडक्ट नहीं लिखा। सल्फेट आयन का कोई प्रोडक्ट मैंने नहीं लिखा है। अगर सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? SO2, SO3, क्या आप सोचते? SO3, अगर मैं यहां पर SO2 लिख देता हूं, ये ऑक्सीडेशन है क्या? सल्फेट आयन एनोड पे जाएंगे, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे? सल्फर यहाँ +6 में, यहाँ सल्फर +4 में, तो ये तो रिडक्शन हो गया भाई, ये तो रिडक्शन हो गया, ये ऑक्सीडेशन तो नहीं हुआ। SO3 बनाओगे तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, सल्फर इधर भी +6 उधर भी +6, तो फिर इवन सल्फर तो ऑलरेडी +6 में है यहाँ पर, उसका क्या ऑक्सीडेशन हो सकता? उसका तो नहीं हो सकता, उसका ऑक्सीडेशन तो नहीं हो सकता। तो फिर यस, यहाँ पर ऑक्सीडेशन सल्फर का नहीं ऑक्सीजन का होता है, प्रोडक्ट बनता है H2OA2-। क्या लगता, हुआ ऑक्सीडेशन किसी का? या यस हुआ है। सल्फर यहाँ पे +6, यहाँ पे +6, लेकिन यहाँ पर सारी ऑक्सीजन -2 में नहीं है, यहाँ सभी -2 में। आई थिंक आप सबको स्ट्रक्चर पता है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम्स -1 में हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम्स -1 में। स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी हम कर चुके हैं रिडॉक्स में, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए इसी तरह से आपको ढूंढना नाइट्रेट आयन के केस में क्या होगी रिएक्शन, क्योंकि नाइट्रेट भी यहाँ पर ऑलरेडी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, क्या रिएक्शन होगी, कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, वो हमने डिस्कस किया है। थर्ड पार्ट पर आने से पहले, इस चैप्टर के थर्ड पार्ट पर आने से पहले एक पार्ट और है जो हम डिस्कस करेंगे, वो है सेल्स एंड बैटरीज। सेल्स एंड बैटरीज। डेली लाइफ में हम सभी सेल्स यूज करते हैं, वॉच में, टॉर्च में, मोबाइल्स में, बहुत जगह, हर जगह यूज करते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि ये सब, हाँ ये सब गैल्वेनिक सेल तो ही है, लेकिन सेल्स और बैटरीज दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? बैटरी जो होता है, बैटरी का मतलब होता है 2 or more than 2 cells are called 2 or more than 2 cells connected in series is called battery. Connected in series is called battery. यस, लेकिन ठीक है, डेली लाइफ में हमारी इच्छा होती है तो हम सेल्स वर्ड बोल देते हैं, कोई बैटरी बोल देता तो एक अलग बात है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड बैटरी। बैटरी मतलब एक से ज्यादा सेल्स, एक से ज्यादा सेल्स। अब ये जो सेल्स होते हैं, 2 तरह के सेल्स होते हैं, इन्हें हम कैटेगराइज करते हैं प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल, क्या डिफरेंस है दोनों में? तो प्राइमरी मतलब नॉन रिचार्जेबल, इन्हें आप रिचार्ज नहीं कर सकते हो, और सेकेंडरी मतलब रिचार्जेबल। ऐसा नहीं सेकेंडरी मतलब किसी ने फेंक दिया और हमने उसको उठा लिया, सेकेंडरी का मतलब नॉन रिचार्जेबल।
सेकेंडरी मतलब रिचार्जेबल, प्राइमरी मतलब नॉन रिचार्जेबल। हमारे सिलेबस में 2 प्राइमरी सेल्स है और 2 सेकेंडरी सेल्स है, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। 2 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी सेल्स हमारे सिलेबस में, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं बात करूं प्राइमरी सेल्स की। प्राइमरी सेल्स की, इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हम यूज भी करते हैं अच्छा खासा, ड्राई सेल कह सकते हो, या जिसका एक और नाम है लेक लांसेस सेल। ड्राई सेल या लेक लांसेस सेल, ये जितने भी टॉर्च में पेंसिल सेल्स जो हम यूज करते हैं वो सब इसी कैटेगरी के होते हैं। पेंसिल सेल्स आप पर हम जो यूज कर रहे हैं, लेक लांसेस सेल या ड्राई सेल क्या होता है, इसका डायग्राम भी मैं बना रहा हूं। आप ये सारे डायग्राम्स एनसीईआरटी में देख सकते हो, एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो, शीट में भी देख सकते हो। एनसीईआरटी बुक में कलरफुल दिखेंगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको, तो एनसीईआरटी से भी आप देख सकते हो। क्या होता है, ये जो ड्राई सेल्स होते हैं, आई थिंक सबको पता है, सिलेंड्रिकल वेसल टाइप होते हैं सर। ये जो सिलेंड्रिकल वेसल होता है ये जिंक का बना होता है, ये जिंक का होता है, मेड अप ऑफ जिंक। और इसके सेंटर पर ग्रेफाइट का एक इलेक्ट्रोड होता है। ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों, ये ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड, इन दोनों के बीच में MnO2 प्लस NH4Cl का एक, कह सकते हो कि सॉलिड पेस्ट फिल कर दिया जाता है। सॉलिड पेस्ट वो इन दोनों के बीच में फिल कर दिया जाता है। जिंक, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, इन दोनों के बीच में MnO2 प्लस NH4Cl का सॉलिड पेस्ट हम फिल कर देते हैं। क्या रिएक्शन होगी, चलिए वो डिस्कस करते हैं हम यहां पर। सेल की रिएक्शंस क्या होगी, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, यहां पर अब मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा डिस्कशन है उसमें आपको केवल ये देखना कि होता क्या है इसमें, रिएक्शंस क्या होती है, सब्सटेंस कौन कौन से हम यूज करते हैं। हमें ये नहीं सोचना यहां पर कि ये क्यों यूज करते हैं, ये क्यों नहीं यूज करते हैं। जैसे बहुतों के माइंड में आता है सर ग्रेफाइट क्यों यूज करते हैं, डायमंड क्यों नहीं यूज करते। तो ये जितने भी सेल्स हैं, आप सब समझदार हो, बहुत अच्छी तरह से मेरी बात समझ रहे हो। हाँ, 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जब भी हम इन सेल्स को बनाते हैं। एक फैक्टर है एनवायरमेंटल, कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस हमें यूज नहीं करना है जिसके हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये इवन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में भी यूज करते हैं तो उसका कुछ इफेक्ट ना हो, यानी कोई लिक्विड सब्सटेंस ना हो जिससे डैमेजेस हो सकते हैं। और दूसरा इकोनॉमिकल फैक्टर, ऑब्वियसली बात है, डायमंड क्यों नहीं यूज कर रहे हैं वो समझ में आपको आ रहा है। तो अब यहां पर हमें केवल ये देखना है कि रिएक्शंस क्या होती है और सब्सटेंस क्या हम यूज करते हैं। तो रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो एट एनोड, ये जो जिंक है, जिंक जो है, ये जिंक ऑक्सीडाइज होता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोड तो इसी इलेक्ट्रॉन तो यही रह जाते हैं, और ये Zn+2 प्रोड्यूस होते हैं। कैथोड पर ये जो NH+, कैथोड की मैं बात करूं, NH4+ आयंस जो हमने यूज की, ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कैथोड पर जाते हैं, अमोनिया प्लस हाफ H2 प्लस इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। लेकिन ये जो H2 यहां प्रोड्यूस होती है, ये हाइड्रोजन जो है, ये MnO2 के साथ रिएक्ट कर लेती है, हाफ H2। यहां पर आप बेसिकली कह सकते हो कि हाइड्रोजन जो है +1 से 0 में, यानी हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ, लेकिन यहां पर वही हाइड्रोजन वापस MnO2 के साथ रिएक्ट करती, MnOOH। यहां पर Mn+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहां पर Mn+3 में आ जाता है। बैलेंस्ड, आई थिंक बैलेंस्ड रिएक्शन है। Mn का रिडक्शन हो गया और हाइड्रोजन का वापस से ऑक्सीडेशन हो गया। हाँ, आप चाहो तो इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करके भी लिख सकते हो। ओवरऑल रिएक्शन जो यहां पर होगी, MnO2 ये सॉलिड होता है, प्लस NH4+ प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू MnOOH प्लस अमोनिया।
और ये जो अमोनिया यहाँ प्रोड्यूस होती है, ये अमोनिया यहाँ पर जो प्रोड्यूस होती है, ये Zn+2 और NH4Cl से जो Cl आयन होते हैं, ये सब कंबाइन हो जाता है। Zn+2 4NH3 प्लस Cl आयन, ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिंक NH4 होल Cl। उससे क्या होता है, सारे प्रोडक्ट्स जो है ये सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, सारे प्रोडक्ट्स कंबाइन हो गए, Zn+2 अमोनिया Cl आयन, ये सब कंबाइन हो जाते हैं। तो इन सेल्स का एक इंपॉर्टेंट पर्पज यही होता है कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो कोई लिक्विड या इस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए, ताकि हो सकता है अगर कोई लिक्विड बन रहा हो तो वो एपरेटस से बाहर आ सकता है, कुछ हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, तो इनको भी कंसिडर किया जाता है। तो यहां पर मेनली आपको याद क्या रखना है, इसमें एक मेजर मिस्टेक जो होती है वो ये होती है, बहुतों को ये लगता है कि Mn+4 से Mn+2 में जा रहा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। यहां पर Mn+4 से +2 में नहीं, +4 से +3 में जाता है। एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पर MnO क्या लिख रहे हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये Mn यहाँ +3 है। ऑक्सीडेशन स्टेट सही पता होनी चाहिए कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है, वो हमें पता होनी चाहिए, राइट। रिएक्शन एनोड और कैथोड पर सब्सटेंस क्या यूज कर रहे हैं, और ये जो सेल होता है जनरली इस सेल का सेल पोटेंशियल 1.5 वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट के आसपास होता है। अच्छा, यहां पर अब देखिए नस्ट इक्वेशन आप नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सब सॉलिड्स हैं। तो यहाँ पर नस्ट, क्योंकि हम तो सॉलिड्स को एक्सप्रेशन में वैसे ही नहीं लिखते, इसीलिए नस्ट इक्वेशन से तो हम इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए न्यूमेरिकल्स इन पर नहीं बनते हैं। हाँ, लेकिन सॉलिड्स यूज करने का एडवांटेज क्या है वो मैं बताता हूँ। सॉलिड्स यूज करने का एक एडवांटेज ये होता है कि सॉलिड्स का एक्टिव मास चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए इन सेल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज नहीं होते, यानी सेल करंट दे रहा है लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सारे सॉलिड्स है तो उन सब के एक्टिव मास जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, तो नस्ट इक्वेशन में वैसे ही कोई अपीयर नहीं होता, तो उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो वैसे कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये था फर्स्ट सेल, ड्राई सेल, या जिसे हम कहते हैं लेक-लांसे सेल। उसकी रिएक्शंस मैंने आपको बता दी, ये आपको याद रखनी है। पूछा जा सकता है जेई में या जेई मेंस में रिएक्शंस क्या होगी, एनोड पर क्या होगी, कैथोड पर क्या रिएक्शंस होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अच्छी तरह से आपको ये याद रखना है। और मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, जेई मेंस, जेई एडवांस के अब एग्जाम्स होते हैं उससे पहले भी हमें इनको रिवाइज करना चाहिए, यानी एनसीईआरटी से अभी भी पढ़ना है, कुछ टाइम बाद, यानी स्पेशली बार बार पढ़ना ही है, बट जेई मेंस और जेई एडवांस के पहले भी आपको ये सब याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड टाइप पर आते हैं। सेकंड, मर्करी सेल। मर्करी सेल जिसे बटन सेल भी बोला जाता है, बटन सेल भी बोला जाता है। डायग्राम बनाना मुश्किल है इसका, तो मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं। हाँ, यहां पर आपको थोड़ा आइडिया जरूर है, जो वॉच में हम यूज करते हैं सिलेंडर, ये जो होता है डिस्क शेप का होता है। अब इसमें क्या होती है, डिस्क होती है एक तरह से, एक तो होती है जिंक की डिस्क, जिंक सॉलिड सर्कुलर डिस्क, और उसी के नीचे एक और सर्कुलर डिस्क होती है एचजीओ की। ठीक है, जिंक जिसके नीचे HgO, इन दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं, किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया जाता है, राइट। एक जगह ऑक्सीडेशन होगा, दूसरी जगह रिडक्शन होगा, और यहां पर ये कह सकते हो एनोड है, ये एनोड और ये कैथोड, और इन दोनों के बीच में एक सॉलिड पेस्ट यहां पर भी भर दिया जाता है, बेसिक मीडियम के लिए ZnO प्लस KOH। इसका कोई डायरेक्ट ऐसा रोल नहीं, बट हाँ इन बिटवीन ZnO सॉलिड पेस्ट यहां पर भी भर दिया जाता है। रिएक्शन क्या होगी, एनोड पर, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो ये जो जिंक है वो ZnO में कन्वर्ट हो जाता है। बैलेंसिंग करने के लिए यहां पर H2O प्लस ट्वाइस OH माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन।
जिंक 0 से +2। जरूरी नहीं कि आप ये पूरी रिएक्शन लिखो, सिंपली जिंक कन्वर्टिंग इनटू Zn+2 भी लिख सकते हो। ये मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। हाँ, दो हम एक्चुअल रिएक्शन ही याद करें। जिंक कन्वर्टिंग इनटू Zn, ऑक्सीडेशन हो गया, बेसिक मीडियम है, OH आयन यहां से आ रहे हैं। रिडक्शन किसका होगा? Hg होगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये Hg लिक्विड, बट हाईली विस्कस होता है तो HgO। यहां पर रिएक्शंस को बैलेंस करना है, H2O प्लस सेम थिंग H2O प्लस ट्वाइस OH। ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन, ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए दोनों को आप ऐड कर सकते हो। यहां पर सिंगल सेल का सेल पोटेंशियल जो नियरली 1.35 वोल्ट के बराबर, एक सिंगल सेल का सेल पोटेंशियल यहां पर 1.35 वोल्ट के बराबर होता है। तो ये तो थे दो प्राइमरी सेल्स, मर्करी सेल और ड्राई सेल। आगे बढ़ते, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल्स की, ठीक है। सेकेंडरी सेल, और इसमें आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल जो कि अच्छा खासा यूज होता है, लेड स्टोरेज सेल। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर मैं बताता हूं। यहां पर लेड की प्लेट्स होती है, या इस तरह की प्लेट्स होती है। एक प्लेट लेड की है तो दूसरी PbO2, एक लेड दूसरी PbO2 की। और ऐसा नहीं कि ऐसा एक पेयर ही होता है, बहुत सारे पेयर्स भी हो सकते हैं जिनको आप ये कह सकते हैं हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, बहुत सारे पेयर से। ये एक सिंगल सेल है, और भी आप सेल्स को कनेक्ट कर सकते हो। अगर बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगी? बैटरी। एक प्लेट पर लेड है, दूसरे पर PbO2 है, और इसको, इन प्लेट्स को डिप कर दिया जाता है 38% मास बाय मास H2SO4 के सॉल्यूशन में। 38% मास बाय मास H2SO4 के सॉल्यूशन में इन्हें हम डिप कर देते हैं। अब ये जो सेल्स है, सेकेंडरी सेल्स है, इन्हें आप चार्ज भी कर सकते हो। जब चार्ज करेंगे तो हम इन्हें करंट देंगे, और डिस्चार्ज भी होते हैं। ये जब ये डिस्चार्ज हो रहे हैं तो ये आपको करंट दे रहे हैं। जब ये आपको करंट दे रहे हैं, इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? गैल्वेनिक सेल की तरह। और जब आप इनको चार्ज दे रहे हो तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। तो रिएक्शंस क्या होगी वो देखते हैं। तो मैं यहां पर रिएक्शंस लिख रहा हूं। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या रिएक्शन होगी? ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या रिएक्शन होगी, पहले वो देख लेते हैं, राइट। तो एनोड पर ये लेड जो है ये ऑक्सीडाइज होता है, लेड Pb+2 में जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन तो इसी मेटल प्लेट पर रह जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये Pb+2 ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने लगते हैं, सॉल्यूशन में सल्फेट आयन प्रेजेंट है, और PbSO4 एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है, तो ये PbSO4 के साथ कंबाइन होकर प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेते हैं, लेड आयन। ओवरऑल रिएक्शन में लिख रहा हूं, Pb सॉलिड प्लस सल्फेट आयन बन जाता है PbSO4 सॉलिड प्रेसिपिटेट प्लस 2। और ये जो प्रेसिपिटेट होता है ये इसी मेटल प्लेट पर डिपॉजिट हो जाता है, ये इसी मेटल प्लेट पर ही डिपॉजिट हो जाता है, नीचे नहीं गिरता है। ये एनोड की रिएक्शन होगी, PbSO4 बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। यहां पर ये जो PbO2 है, PbO2 रिड्यूस हो जाता है Pb+4 से Pb+2 में। यहां पर रिएक्शन को बैलेंस करें, ट्वाइस H2O, 4H+, इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। जैसे ये Pb+2 आयन सॉल्यूशन में जाके डिसॉल्व होंगे, जैसे ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे, सॉल्यूशन में ऑलरेडी सल्फेट आयन है, तो यहां पर भी PbSO4 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, PbSO4 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन यहां पर भी हम लिख सकते हैं, क्या होगी ओवरऑल रिएक्शन? Pb+2 कैंसिल आउट कर दो तो PbO2 सॉलिड, 4H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू
PbSO4 plus 2H2O plus 2H2O। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। ओवरऑल रिएक्शन के लिए दोनों को ऐड करना होगा। ये ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग रिएक्शन हम लिखते हैं, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं। तो Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड 4H प्लस ट्वाइस सल्फेट आयन। यहां पर मैंने नहीं लिखा है, सल्फेट आयन भी लिखना होगा यहां पर। कन्वर्टिंग इनटू 2 टाइम्स PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2। चाहो तो आप इसे कंबाइन करके 2 टाइम्स H2SO4 भी लिख सकते हो। तो ओवरऑल चेंज अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, यहां पर इस प्लेट पर लेड का मास कम हो रहा है और PbSO4 डिपोजिट हो रहा है। इस प्लेट पर PbO2 का मास कम हो रहा है, लेकिन इस पे भी किसका डिपोजिशन हो रहा है, PbSO4 का। तो सॉल्यूशन में से कौन से आयंस कम हो रहे हैं, H प्लस और सल्फेट आयन, यानी धीरे धीरे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और H2SO4 का मास कम हो रहा है और वाटर ऐड भी हो रहा है। तो ये सॉल्यूशन जो है वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता जाता है। कहाँ क्या चेंज हो रहा है ये हमें पता होना चाहिए, किस प्लेट पर क्या चेंज हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए, सॉल्यूशन में क्या चेंज हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए। अब जैसे जैसे सेल डिस्चार्ज होगा, कह सकते हो सॉल्यूशन में H2SO4 की कंसंट्रेशन कम होगी और यहां पर तो ये एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसका सेल के पोटेंशियल पर भी इफेक्ट होगा। बहुत ज्यादा तो नहीं, बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर भी इफेक्ट होगा। एक लेवल तक ये जब गिर जाता है तो हम वापस इस सेल को रिचार्ज करते हैं। जब वापस से रिचार्ज करते हैं तो होता है कि आप दोनों प्लेट्स पर क्या डिपॉजिट हो गया, PbSO4। जब हम इसे रिचार्ज करते हैं तो एक एनोड बन जाता है, दूसरा कैथोड बन जाता है। जो प्लेट एनोड बनी वहां ऑक्सीडेशन हो जाता है, वहां पर लेड +2 से फिर +4 में चला जाता है, और जहां कैथोड बन जाता है वहां पर लेड +2 से 0 में चला जाता है। यानी यही रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, यही रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। देखिए रिएक्शन हमेशा इस तरह से लिखिए, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव कर रहा है तो उनको फिर आप रिवर्स कर सकते हो। तो ये रिएक्शन पता होनी चाहिए, कहां पर क्या चेंज हो रहा है वो पता आपको होना चाहिए। तो एक एनोड कैथोड की रिएक्शंस मैंने आपको बताई। यहां पर एक सिंगल सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है वो नियरली 2 वोल्ट के आसपास होता है, 2 वोल्ट के आसपास होता है। लेकिन मार्केट में आप लेड स्टोरेज बैटरीज लेने जाओगे तो वो जनरली 6 वोल्ट 12 वोल्ट इस तरह की मिलती है, क्योंकि वहां पर एक सेल नहीं बहुत सारे सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो 6 वोल्ट या 12 वोल्ट इस तरह की बैटरीज जो है वो मार्केट में मिलती है। अच्छा, एक और छोटा सा पॉइंट, जनरली हम क्या करते हैं घरों में इन्वर्टर में भी या बैटरीज यूज करते हैं तो कुछ टाइम के बाद हम कहते हैं कि हमें इसमें डिस्टिल वाटर डालना चाहिए, प्योर वाटर बेसिकली। क्यों डालना चाहिए, क्योंकि देखिए वाटर है, धीरे धीरे इवोपोरेट तो होता ही है पानी, तो कंसंट्रेशन इसकी बढ़ने लगती है, ज्यादा कंसंट्रेशन होने लगती है, इसीलिए टाइम टू टाइम इसमें वाटर डालना चाहिए ताकि कंसंट्रेशन का जो लेवल है वो मेंटेन रहे, इसलिए हम इसे वो टाइम टू टाइम वाटर भी डालते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शंस क्या थी वो मैंने आपको बता दी। लेड स्टोरेज सेल यही कार्स में यूज होती है, इन्वर्टर्स में भी यही सब कुछ, सब जगह हम इन्हीं को यूज करते हैं। हाँ, लेकिन मोबाइल्स में नहीं यूज करते। उसका क्या कारण है, मोबाइल्स में कौन सी बैटरीज यूज करते हैं, लिथियम आयन बैटरीज यूज करते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आता है मोबाइल्स में लिथियम आयन क्यों यूज करते हैं, लेड क्यों नहीं करते, सबकी सब जगह तो ये यूज होती है। तो उसका एक मेजर रीजन है, उसका कॉस्ट वाला तो एक अलग पार्ट हो गया। लिथियम जो है वो कह सकते हो कि लाइटेस्ट मेटल है, इसका जो एटॉमिक मास है वो मेटल्स में सबसे कम। तो सोचिए अगर आपको 1 मोल चार्ज चाहिए, लेट से 1 मोल अगर चार्ज चाहिए तो आपको यहां पता है 1 मोल लेड भी यूज करना पड़े, या 1 मोल चार्ज के लिए, ठीक है 2 मोल चार्ज ले लेता हूं, थोड़ी कैलकुलेशन आसान होगी। 2 मोल चार्ज के लिए इसका 1 मोल यूज करना होगा, इसका भी 1 मोल यूज करना पड़ेगा तभी, क्योंकि 1 मोल यूज करोगे तब 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी 2 मोल चार्ज के लिए इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका एटॉमिक मास ही होता है 200 के आसपास, इसका 1 मोल यानी 200 ग्राम, इसका और उससे ज्यादा मास। और एक्जैक्टली ऐसा तो नहीं कि उतना ही यूज करेंगे, क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा यूज करनी पड़ती तो जो ये सेल बनेगा वो बहुत ज्यादा हेवी होगा।
यही अगर आपको 2 मोल चार्ज चाहिए तो लिथियम कितने ग्राम, लिथियम के 2 मोल चार्ज के लिए लिथियम के 2 मोल, लिथियम के 2 मोल यानी 14 समथिंग ग्राम। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है लिथियम के केस में, इसका एटॉमिक मास बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी सेल का एक एग्जांपल था, लेड स्टोरेज सेल। इसी में एक और एग्जांपल है, बट उसका डायग्राम अगेन मैं नहीं बना रहा हूं। सेकेंड वन, निकल कैडमियम सेल। कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम, काफी कॉम्प्लिकेटेड है तो वो मुश्किल है बनाना। एनसीईआरटी में देख सकते हो। डायरेक्ट मैं रिएक्शन यहां पर लिख रहा हूं। रिएक्शन जो होती है कैडमियम प्लस निकल, कैडमियम का ऑक्सीडेशन हो जाता है कैडमियम +2 में, और निकल का रिडक्शन। बस अगेन यहां पर भी आपको ये याद रखना है, कैडमियम तो 0 से +2 में जा रहा है, बट निकल जो है +3 से 0 में नहीं, निकल +3 से +2 में ही जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, निकल +3 से +2 में, कैडमियम 0 से +2 में। तो ये भी एक तरह का सेकेंडरी सेल है, इसे NiCad भी बोला जाता है, Ni निकल कैडमियम सेल। ठीक है, एक बार रीडिंग लगा लेना एनसीईआरटी से, इससे रिलेटेड जो भी पार्ट है वो आपको रीड करना है। टुवर्ड्स द एंड एक और सेल में यहां पर अब डिस्कस कर रहा हूं, विच इज फ्यूल सेल। ये देखिए, ना तो प्राइमरी सेल है ना सेकेंडरी सेल, ये एक अलग कैटेगरी है जिसे बोला जाता है फ्यूल सेल। फिर से बोल रहा हूं, ना प्राइमरी है ना सेकेंडरी है, फ्यूल सेल। क्या होते हैं ये फ्यूल सेल, वो डिस्कस करते हैं। तो ये फ्यूल सेल कुछ इस तरह से बने हुए होते हैं। ये एक तरह से ऐसा इमेजिन करिए आप इसको, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है तो क्रॉस सेक्शनल व्यू है। इस रूम को इमेजिन करिए, आपके सामने एक वॉल है, पीछे भी है, राइट में भी है, लेफ्ट में भी है। आपके लेफ्ट और राइट वॉल्स को इमेजिन करिए, वो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स हैं, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स हैं आपके लेफ्ट और राइट वॉल्स। और इन ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स यानी वॉल्स पर कंटिन्यूअसली एक तरफ से हाइड्रोजन और दूसरी तरफ से हम ऑक्सीजन गैस पास करते हैं। इन दोनों के बीच में पानी भर दिया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन, पानी भर दिया जाता है। यहां पर ये जो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स देख रहे हो ना, ये एक एनोड की तरह एक्ट करेगा और एक कैथोड की तरह करेगा। कैसे करेगा वो भी अभी समझेंगे। अब होता क्या, जब ये हाइड्रोजन यहां पर आती तो ये ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर ऑक्सीजन। ऐसा नहीं कि जितनी भी आएगी सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी, जितनी हो सकती है एब्जॉर्ब होगी, बाकी निकल जाएगी। अब यहां पर हाइड्रोजन है तो होता क्या, ये हाइड्रोजन अपने आप को ऑक्सीडाइज करती है, 2H+ +2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो अपने आप हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। H2 का ऑक्सीडेशन होता है 2H+ और O2 का रिडक्शन 4OH- +2H2 +4, यानी यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, H+ आयन। यहां पर कौन से आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, OH आयन। यहां से H+ आयन आते हैं, यहां से OH आयन आते हैं, और ये कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, H2। ये कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, H2, राइट, जिसे हम यहां से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन जो है अगर आप लिखोगे तो ये H+ और OH आयन भी कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, H2O। तो H+ + OH- कन्वर्टिंग इनटू H2O। आप इन सबको ऐड कर सकते हो, सुटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन जो है क्या हो जाती है। बेस्ट पार्ट इज, ये जो फ्यूल सेल है इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट केवल वाटर है, जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। जब तक यहां से हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन पास करते रहोगे, ये सेल आपको करंट देता रहेगा। तो इसको ना तो प्राइमरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, ना सेकेंडरी में हम कैटेगराइज करेंगे। ये एक तरह के फ्यूल सेल्स है।
जिससे हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। करंट कैसे प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर ये एंड नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा एनोड, और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा कैथोड। इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दो तो इसमें करंट प्रोड्यूस होने लगेगी। फर्स्ट टाइम फ्यूल सेल जो यूज किया गया था वो था अपोलो स्पेसक्राफ्ट पर। अपोलो स्पेसक्राफ्ट पर इसको यूज किया गया था। वहां पर एक डुअल एडवांटेज भी था इसका, करंट तो प्रोड्यूस हो रही थी, साथ में वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा था, जिसको फर्दर यूज किया गया था ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, इसको यूज किया गया था। तो ये एक एडवांटेज था। इसके अलावा दूसरा एडवांटेज क्या, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल है, और इस सेल की जो एफिशिएंसी होती है, ये फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी होती है नियरली हम कहते हैं 70% के आसपास होती है। मतलब जितना भी आप फ्यूल यूज कर रहे हो, एक तरह से ये हाइड्रोजन फ्यूल ही है, हाइड्रोजन एक तरह का फ्यूल है, बट 70% एफिशिएंसी होती है। नॉर्मली जो हम पेट्रोल डीजल इनके कंबशन से कार्स बाइक्स जो चलाते हैं, इनकी एफिशिएंसी 30% के आसपास होती है, बहुत ही कम होती है, राइट। देखिए किसी भी सोर्स से, इवन आपने मतलब एनर्जी करंट प्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको पता थर्मल पावर प्लांट्स में करंट कैसे प्रोड्यूस होती है, पेट्रोल और डीजल के कंबशन से। हाँ, लेकिन क्या किया जाता है वहां, पेट्रोल डीजल का कंबशन करवाया जाता है, यानी वही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, लेकिन वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे हम पानी को वेपराइज करते हैं, स्टीम प्रोड्यूस की जाती है, और वो स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट करते हैं, और टरबाइन के रोटेट करने से आप सबको फिजिक्स में पता है करंट प्रोड्यूस होती है, टरबाइन को रोटेट करवाया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर भी है तो एक तरह का ये भी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ, बट यहाँ पर बिना टरबाइन के हम करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज नोन एज फ्यूल सेल, फ्यूल सेल कहा जाता है। इसकी एफिशिएंसी जो है ज्यादा होती है। हाँ, लेकिन अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर फिर हम इसे यूज क्यों नहीं करते, फिर तो हमें इसको यूज करना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि इसमें इसकी एफिशिएंसी को लेके कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये कि हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है। जितने भी फ्यूल्स आप यूज करते हो, पेट्रोल डीजल केरोसिन, ये सब हम अर्थ में से निकालते हैं, अर्थ में से निकाला जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अर्थ में से हाइड्रोजन डायरेक्ट नहीं निकलती, डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं निकलती है। यूज किया जाता है कुछ जगह, बट बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं, बिकॉज वी डोंट हैव हाइड्रोजन। तो बहुत माइंड में आ रहा होगा सर प्रोड्यूस कर लो हाइड्रोजन को, तो क्वेश्चन आता है फिर कैसे प्रोड्यूस करें भाई हाइड्रोजन को, कैसे किया जाए प्रोड्यूस। तो यही थोड़ा था सर, वाटर से, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करो, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाए। तो आप क्या करोगे, पहले वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करोगे, उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, राइट। और उसी हाइड्रोजन से फिर वापस आप करंट प्रोड्यूस कर रहे हो, और वो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रही है, H2O में। यानी एक तरह से पूरा साइक्लिक प्रोसेस हो गया। लेकिन एक बार पहले आप एनर्जी दे रहे हो, दूसरी स्टेप में आपको एनर्जी मिल रही है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको, जितनी आप यहाँ एनर्जी दोगे उससे ज्यादा एनर्जी यहाँ निकल जाएगी क्या? आई थिंक इतनी तो सारी सब समझ में आ ही चुकी होगी आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद, कि जितनी हम एनर्जी देंगे ना उतनी हमें वापस नहीं मिलने वाली, उतनी तो नहीं मिलने वाली, यानी नेट लॉस में ही रहेंगे हम, कि वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए जितनी एनर्जी दी उससे कम यहाँ वापस मिल रही है, तो इससे अच्छा उस एनर्जी को डायरेक्ट पहले ही यूज कर लेंगे। तो इसीलिए अच्छी खासी इस पर रिसर्च हो चुकी है, अच्छी खासी इस पर रिसर्च हुई है, क्योंकि जिस दिन अगर ऐसा पता चले किसी तरह से अगर हमने H2O से H2 कम एनर्जी से कहीं किसी तरह से अगर हमने प्रोड्यूस कर लिया ना, तो मिरेकल हो जाएगा, दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। बट वो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये नेगेटिव चला है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट फ्यूल्स है, ये खैर अलग बात है, इसका कोई कनेक्शन नहीं। आपको रिएक्शंस पता होनी चाहिए कि फ्यूल सेल में क्या रिएक्शन होती है। वो रिएक्शन मैंने आपको बता दी, ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल कहलाता है, जहां पर हम हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं। और भी फ्यूल सेल्स होते हैं जहां पर आप अलग अलग गैसेज यूज कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कंबशन ही हो रहा है, लेकिन तरीका उसका अलग है। तो ये रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। तो सेकेंड पार्ट यहाँ का इस चैप्टर का यहाँ कंप्लीट होता है। फर्स्ट पार्ट गैल्वेनिक सेल, सेकंड पार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, थर्ड पार्ट बाकी है विच इज कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, थैंक यू।